नमस्ते। हम कैलाश महतो। आज मैं पुनः कुछ राजनीतिक बातों को लेकर आपके सामने आया हूँ। अभी जो ये आसन्न निर्वाचन है स्थानीय निकाय का, पॉलिटिकल पार्टी सब अपना अपना घोषणा पत्र अभी जाहिर कर रहे हैं और वो स्वाभाविक है कि जनता में वे लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, जनता को प्रभावित कैसे करेंगे, इसका वे लोग मापदंड बनाते हैं अपना घोषणा पत्र के जरिए। लेकिन जो घोषणा पत्र अभी लगभग सारे पार्टियों ने जो जारी किया है, प्रतिबद्धता पत्र जाहिर किया है, क्या वे प्रतिबद्धता इस राजनीतिक माहौल में, इस निर्वाचन से किसी भी स्तर से पूरा होने लायक है? हम विगत को देखें तो सारे दलों ने उनके घोषणा पत्र को देखें, केंद्रीय घोषणा पत्र को या स्थानीय घोषणा पत्र को या प्रतिबद्धता पत्र को या अवधारणाओं को, तो आज तक घोषणा पत्र के अनुसार समाज को कुछ नहीं मिला है। और वो क्यों नहीं मिला है? सबसे पहले तो ये जो निर्वाचन प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, ये समाज के आवश्यकता के अनुसार का प्रणाली नहीं है। जैसे आपको रोग लगा हो सर में और इलाज करेंगे आप पैर में, तो ये विज्ञान गलत है, ये इलाज गलत है। उसी तरह ये जो घोषणा पत्र पार्टी वाले नेता लोग जो प्रकाशित किए हैं, सबसे पहले उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो कितना जायज़ है, वो हमारे समाज को वो क्या देने वाला है। तो कल लोसपा, महंत ठाकुर के नेतृत्व में रहे लोसपा पार्टी, लोकतांत्रिक समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र में एक दो चीज जो देखा गया वो बड़ा विचित्र लगा, जिसमें कहा गया है, घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर लोसपा के उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पालिकाओं में महिलाओं के लिए सार्वजनिक यातायात में छूट की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उनको गाड़ी में भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि महिलाओं की जो शादी होती है, लड़कियों की जो शादी होगी, तो शादी में लोसपा के सरकार के तरफ से, स्थानीय सरकार के तरफ से हर एक शादी 51,000 रुपये दिए जाएंगे। उसमें थप भी किया जाएगा, जैसे अगर विवाहित महिला बच्चा जन्म देती हैं तो उस बच्चे को पालन पोषण के लिए थप
5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये घोषणा पत्र में जो प्रतिबद्धता दिया गया है, किया गया है, ये समाज को कहाँ ले जाने वाला है। सहयोग करना कोई गलत बात नहीं है, सहयोग होना चाहिए, लेकिन क्या समाज को आप कोण बना करके सहयोग करेंगे तो ठीक है। राजनीतिक दल या वो लोसपा ये घोषणा क्यों नहीं करता या किया कि हम समाज को, महिला को या पुरुष को या गरीब लोगों को इतना सक्षम बनाएंगे, हमारा ये नीति है, हमारा ये घोषणा है कि हम समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, अवसर के रूप में, राजनीतिक रूप में इतना सक्षम और मजबूत बनाएंगे कि वो हमारे सहयोग के अपेक्षा से ज़्यादा वे अपने जीवन को खुद उठाएं। वे गाड़ी भाड़ा बस में क्यों चलेंगे, सार्वजनिक यातायात में वो क्यों सफ़र करेंगे। वो इतना मजबूत हो कि वो अपना साधन खुद खरीदे, अपने ढंग से या सवारी करे, अपने ढंग से यात्रा करें। हम महिलाओं को इतना सक्षम बना दें, हम परिवारों को, उनके माता पिता को इतना सक्षम बना दें आर्थिक रूप में कि किसी भी महिला के शादी में, लड़कियों की शादी में ये 51,000 रुपया देने की नौबत ना आए, वो 51 लाख खर्च करने की या जीवन सुंदर बनाने की वो स्वयं से व्यवस्था करे। तो ये तो आप भिखारी बनाने का, ये आत्मनिर्भर नहीं पर निर्भर बनाने का ये जो आप घोषणा कर रहे हैं कि हमको तुम वोट दो, हमारे सरकार को बना दो, तो हम तुम्हें शादी करवा देंगे 51,000 रुपया दे करके, तुम्हारे बाल बच्चा को पालन पोषण कर देंगे। तो ये पर निर्भरता बढ़ाने वाला घोषणा पत्र गलत है। ये नीति किसी भी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी अभी हर पार्टी, हर उम्मीदवार एक परंपरागत डिमांड है, उनका आग्रह है। वो क्या है कि हमें भारी बहुमत से जिताइए। तो ये भारी बहुमत होता क्या है? क्या इस देश में भारी बहुमत से कोई सरकार बना है या नहीं? बड़े बड़े बहुमत से सरकार बने थे, लेकिन भारी बहुमत के सरकार बन जाने के बाद भी देश और जनता को क्या मिला? ये भारी बहुमत आपको क्यों चाहिए? क्या 51% मत ये काफी नहीं है? क्या कर लेंगे आप? जबकि निर्वाचन प्रणाली गलत है। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी कहा था कि जहां का निर्वाचन इतना महंगा है, वहां का उम्मीदवार ये दलील दे कि हम सड़क बना देंगे, रोड बना देंगे, महल बना देंगे, सुकुम्बासी बस्ती हटा देंगे, सबको धनाढ्य बना देंगे, ये बकवास है, ये दलील मात्र है। आपके घोषणा पत्र में ये क्यों नहीं आता कि हम विदेश, आप जो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, तो क्या सड़क बना देना विकास है?
क्या घर बना देना विकास है? क्या अस्पताल बना देना विकास है? वे विकास के एक प्रकार हैं। लेकिन अगर सड़क बन गया, घर बन गया, अस्पताल बन गया और उन अस्पतालों में, उन सड़कों पे चलने वाले जो लोग हैं, जो आपके युवा लोग हैं, वे खाड़ी मुल्कों में हैं, वे गुलामी वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप सड़क किसके लिए बनाएंगे? सिर्फ नेता के लिए? नेता के गाड़ियों के लिए? कार्यालय किसके लिए बनाएंगे? वो कार्यालय इसलिए, अस्पताल इसलिए कि वहाँ डॉक्टर बैठे और डॉक्टर ये करे कि आप स्वस्थ हैं, आप विदेश में जाने के लिए योग्य हैं, आप खाड़ी मुल्कों में, मलेशिया, कतार, दुबई में आप शरीर से फिट फाट है, आप जाएं, इसलिए अस्पताल वहाँ डॉक्टर बैठाने के लिए कि विदेश जाओ। आप इसलिए ये गांव पालिका का कार्यालय मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ एक युवा लोग निवेदन दे कि हमको विदेश जाना है, हमको सिफारिश चाहिए या हमको कोई डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध होना चाहिए वो मिला दीजिए। तो जिन कार्यालयों से आपका युवा विदेश चला जाता है, जो कार्यालय, जो अस्पताल, जो प्रशासन का कार्यालय वो कानूनी रूप से उसको गुलाम बनाता है, तो उनके लिए उनके अनुपस्थिति में हुए विकास का क्या मतलब होता है? इसलिए आपको जो बहुमत चाहिए, भारी बहुमत, वो बहुमत लेकर के आप यही करेंगे ना, अपने युवा को विदेश भेजेंगे, उनके परिवार को बिगाड़ेंगे, उनके बच्चे बिगड़ेंगे। इसलिए ये भारी बहुमत या छोटा बहुमत नहीं, आपका राजनीतिक प्रणाली का नियत क्या है उसको सुधार कीजिए, उसके लिए आप काम करें, हम लोग काम करें। और अभी सबसे ज्यादा और सबको गाली देने वाले एक नया पार्टी है। उसका कहना है कि सबको देखा बार बार, अब की बार फलाना सरकार, ठिकाना सरकार, सीके सरकार, जनमत का सरकार। तो मैं पीड़ित हूं। डॉक्टर सीके एक बात सही कहते हैं, जब उनसे कोई सवाल किया जाता है कि आप बार बार 2 नंबर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को ही टारगेट क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि पहला नज़र 2 नंबर में पड़ता है, 2 नंबर में वो रहते हैं सदर मुकाम में। ये सही बात है। तो मैं भी वही कहता हूं कि बार बार सीके राउत मेरे टारगेट में आने का कारण यही है, उनके पार्टी मेरे नज़र में आने का कारण यही है कि हम लोगों ने सीके जी के साथ में स्वतंत्र मध्य गठबंधन में जीवन के बहुमूल्य वर्षों को बिताया है, एक विश्वास और मतलब एक सपना के साथ में, जिसे उन्होंने बेच डाला है। ये तकलीफ होता है। हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक निकास के लिए राजनीति कर रहे थे। हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़े? क्यों आज भी सड़क पे हैं? क्योंकि इस प्रणाली से सीके राउत जी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है सामाजिक रूप से। हाँ, व्यक्तिगत रूप से तो मालामाल है ये हैं। वो कहते हैं, नारा देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं कि हम सूखा रोटी खाते हैं। अरे जिनके घर पे, अब ये बात खोलने वाली बात नहीं है,
जिनके घर पे कोई छोटा आम भेज देता है आम के समय में, तो वो असंतुष्ट होते हैं कि हमको बड़े आम, अच्छा आम क्यों नहीं, ये आम का क्यों भेजता है ऐसा आम। ऐसा जिनका भाषा है, ऐसा जिनका चाहत है दूसरे का ज्यादा लेने का, वो कहता है कि हम सूखा रोटी खाकर के आपके साथ में। कहां पे सूखा रोटी खाते हैं आप? ये भ्रम वाला बात, उसमें भी कृष्ण के अवतार में, भगवान के अवतार दिखा करके बोलते हैं अपने फेसबुक पेज पे कि हर हर सीखे घर घर सीखे, अपने खुद लिखते हैं। बताइए, ये स्व भगवान है। ये मैं सदैव आपके साथ आपके पास हूं, ये कौन कहा था? ये कृष्ण ने कहा था। कृष्ण भगवान ने कहा था अपने लोगों से कि मैं सदैव आपके साथ हूं और आपके पास हूं। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं अवतार लेकर के आने वाला हूं। तो जिस मनुष्य में, जिस आदमी में इतना अहंकार है, वो अपने को भगवान के नीचे नहीं समझता है, वो अगर ये कहे कि हम सूखा रूखा खा करके जनता के साथ में हैं, जनता के साथ में आप तो हैं, लेकिन क्यों हैं? उसे बहला बहला करके ठगने के लिए, उसके मुद्दे को बेचने के लिए, और अभी भी बहला रहे हैं ये कह करके कि मधेश स्वराज लाना है, जनता राज कायम करना है, 10 लाख रोजगारी देना है, भ्रष्टाचार हटाना है, किसान मैत्री सरकार बनाना है, हाँ, दलित को उठाना है, वैदेशिक रोजगारी को खत्म करना है। हाँ, तो ये जो आपके जो मुद्दे हैं, या मुद्दे तो नहीं, ये आवश्यकता है। आपने जो लोगों को कहा है, या अपने घोषणा पत्र में या प्रतिबद्धता पत्र में आप जो प्रचार कर रहे हैं, ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या इस निर्वाचन प्रणाली से इन चीजों का कोई पूर्ति होने वाला है? कहीं भी कोई संबोधन होने वाला है? आप जिस भ्रष्ट प्रणाली में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस चुनाव प्रणाली से कहीं पे कोई जनता राज आने का संभावना है? कहीं पे आप 10 लाख नौकरी देने की औकात रखते हैं? और एक बात समझ लीजिए, सीके जी पहले कहते थे 10 लाख नौकरी दें, पहले तो 20 लाख उन्होंने कहा था, फिर बदल दिया। वो मुद्दा बदलते रहते हैं। वो कभी स्वतंत्र मधेश के बिना कोई काम नहीं है, कभी जनमत दो आज़ादी लो, कभी जनमत दो अधिकार लो। तो ये ऐसे ऐसे मुद्दा उनका बदलता रहता है, कोई थाई मुद्दा नहीं। कभी भ्रष्टाचार मिटाओ, और वो जितने भी आंदोलन किए हैं वो सारे के सारे फेल। ये चुनाव भी उनका फेल। हम तो ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि भगवान करे कि वो सारे के सारे चुनाव में जीत जाए इसी प्रणाली में, और तब देखते हो जनता राज, 10 लाख नौकरी, मधेश स्वराज कैसे काम करते हैं। तो ये जो बकवास वाला बात है, पब्लिक को बहकाने का, युवाओं को, और ज़्यादा तकलीफ होता है उन युवाओं से जो युवा लोग कल तक सीके जी का नाम ही नहीं सुनना चाहते थे। उनके स्वतंत्र मधेश गठबंधन और जनमत पार्टी का नाम तक सुन करके लोग खिल्ली उड़ाते थे, हंसते थे हमारे सामने, उनके बाल पे हंसते थे, उनके चाल पे हंसते थे, उनके रंग ढंग पे हंसते थे, उनके पार्टी पे हंसते थे, उनके नारा पे हंसते थे। आज वे लोग, यहां तक कि वो जनमत पार्टी में भी हंसते थे, आज वे लोग उनके पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या वो जनता का सेवा करने के लिए चुनाव लड़े हैं, जो कल तक उनके पार्टी को पसंद नहीं करते थे? उनको अवसर कहीं पे नहीं मिला, इसलिए वो अवसर लेने के लिए यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। और खुदा न खास्ता वो अवसर अगर उन्हें मिल गया, वो चुनाव जीत गए, तो क्या इस प्रणाली में सीके जी का कोई औकात है कि वो रोक लें? और सबसे पहले तो वो खुद भ्रष्ट है। मैंने बार बार कहा है कि वो खुद भ्रष्ट है। वो जिनको भ्रष्ट कहते हैं उससे ज्यादा वो खुद भ्रष्ट हैं, हर मायने में। मुद्दे के मामले में भ्रष्ट हैं, आर्थिक मामले में भ्रष्ट हैं, लोगों को ये केपी शर्मा ओली के तरह हवा ताल का नारे देने में, मुद्दा उठाने में भ्रष्ट हैं। तो इसीलिए अब ये लोगों को सतर्क होना होगा। मैंने कहा कि हम लोग वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, कुछ कारण से। तो आपसे निवेदन है, मतदाताओं से, कि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हमारे लिए स्वतंत्र उम्मीदवार ही है। हमारे नजर में कोई भी पार्टी और उन पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़ करके मैक्सिमम नेता सब के सब भ्रष्ट हैं। सब के सब देश और जनता को ठगने का काम करेंगे, सब भ्रष्टाचार करेंगे। और उनका भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो करोड़ों अरबों की लगानी करके चुनाव जीतेंगे वो कमाएंगे, ये प्रकृति है। इसीलिए मैं जनता से, मतदाताओं से यह पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि मत दान करते समय बहुत सचेत होकर के घोषणा पत्र में जो लिखी गई बातें हैं, जो प्रतिबद्धता पत्र हैं, वे प्रतिबद्धता पत्र, वैसे वैसे प्रतिबद्धता पत्र और घोषणा पत्र दर्जनों बार आया है, गया है, उसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इन बातों पे ध्यान दें और अगले बार के चुनावों में पूर्ण समानुपाती निर्वाचन प्रणाली के लिए हमें और आपको तैयार होकर के रहना पड़ेगा। उसके लिए शांतिपूर्ण विद्रोह में भाग लेना पड़ेगा। यही आग्रह करते हुए अभी के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद। जय मधेश।